1820 एक रहस्यमयी प्रयोग में ऑयस्टर ने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट की मदद से एक मैग्नेटिक कंपास हिल गया। ये किस और इशारा कर रहा था? और ये स्टोरी जब फ्रांस के बायट और सवर्ट तक पहुंची तो उन्होंने इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड का राज खोल दिया और यहाँ से जन्म हुआ बायट सवर्ट लॉ का। तो ये सब कैसे करके हुआ, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। सो वेलकम टू द न्यू प्लेलिस्ट जिसमें अपन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मूविंग चार्जेस के बारे में सीखेंगे। इसमें अपन काफी सारी स्टोरीज जानेंगे, प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस को सीक्वेंस में देखना, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से समझ में आएंगे। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है 1820 से, जहां पहली बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वर्ड जो है वो ओरिजिनेट हुआ था। तो कहानी है ऑयस्टर्ड की। तो 1820 की बात है। ऑयस्टर्ड एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपने क्लासरूम में एक वायर लगा रखी थी और उस वायर को किसी तरीके से उन्होंने ऐसे हैंग करके रखा था। ठीक है, टेबल के ऊपर एक वायर रखी थी। तो हुआ ऐसा था कि जब उस वायर में से कोई करंट पास नहीं हो रही थी तो टेबल पे वहां पे एक नीचे मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था। तो ये कंपास जो था ये शुरू में नॉर्मल जो उसका नॉर्थ साउथ है उस तरफ ही पॉइंट कर रहा था। ठीक है, जो अर्थ का नॉर्थ और साउथ होता है उस तरफ कंपास पॉइंट करता है, मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, डायरेक्शन दिखाता है। जैसे इस वायर में उन्होंने करंट को स्टार्ट किया तो उनको ये नोटिस हुआ कि जो हमारा मैग्नेटिक निडल था, कंपास का जो निडल था, वो इस तार के परपेंडिकुलर ओरिएंट हो गया। तो पहली बार उनको ये चीज समझ में आई वहां पे कि जब भी एक करंट कैरिंग वायर के आसपास आप मैग्नेटिक कंपास को लेके जाते हो तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो मैग्नेटिक कंपास जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिफ्लेक्ट अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से ही होता है। क्योंकि देखो, जो धरती होती है, इसके बारे में अपन और सीखेंगे। धरती जो होती है, धरती का ऊपर में नॉर्थ पोल होता है और नीचे में साउथ पोल होता है। तो ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है इनको अपन बोलते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ पोल। ठीक है, लेकिन धरती के अंदर जो कोर होता है, ऐसा बोलते हैं, मेरे को भी एग्जैक्टली नहीं पता, किसी भी बुक में इसका एग्जैक्ट रीजन तो नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा बोलते हैं, एक थ्योरी है कि धरती के अंदर जो मोल्टन लावा है, मोल्टन मेटल्स है, उनके अंदर क्या होता है, इतना ज्यादा हीट होता है कि जो भी एटम्स वगैरह वो आयंस के फॉर्म में होते हैं। और वो एटम्स और आयंस मोल्टन फॉर्म में जब रोटेट करते हैं धरती के अंदर, तो धरती का कोर एक्चुअली घूम रहा है। धरती के कोर के घूमने की वजह से क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है अर्थ की। तो धरती का जो नॉर्थ पोल है वहां पे धरती का मैग्नेटिक साउथ पोल होता है और धरती का जो साउथ पोल है वहां पे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है। तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ तो हमको पता है, पर मैग्नेटिक नॉर्थ और ये मैग्नेटिक साउथ नई चीज है। तो ऐसा होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलती है, मैग्नेटिक साउथ में जाती है। तो इस तरीके से धरती की जो फील्ड लाइंस है वो पैदा होती हैं और अर्थ के आजू बाजू बनती हैं। ठीक है, अब जब भी आप कोई कंपास को लेके आते हो तो वो कंपास हमेशा इस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अपने आप को ओरिएंट करता है। और स्पेसिफिकली मैं बोलूं, मैग्नेट का जो साउथ होगा वो धरती के नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, लेकिन वही तो धरती का ज्योग्राफिकल साउथ है, इसलिए मैग्नेट का जो साउथ होता है वो धरती के साउथ की तरफ होता है। सिमिलरली कंपास का जो नॉर्थ होगा वो धरती के नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है, बिकॉज धरती के अंदर मैग्नेटिक साउथ पोल है वहां पे। तो इस तरीके से हमें नॉर्थ साउथ दिखाई देता है, क्योंकि एक मैग्नेटिक कंपास हमेशा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पे अलाइन होता है। तो इस आइडिया को पहले से लोग जानते थे, परंतु ये पहली बार ऑयस्टर्ड को ये ऑब्जर्व हुआ कि करंट कैरिंग वायर के आसपास जब एक कंपास को आप लेके आते हो तो उसको भी इस करंट कैरिंग वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टर्ब करती है, डिफ्लेक्ट करती है। तो यहां से पहली बार जो टर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आया था, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को इसके पहले अलग अलग माना जाता था। तो ऑयस्टर्ड वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने हमको ये बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो उन्होंने और सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जिसमें उनको समझ में आया कि एक करंट कैरिंग वायर के आसपास सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा होती है। तो अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू वायर होती हैं, ये क्लोज लूप बनाती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। अब अपन को ही समझना है कि जो वायर में करंट ऊपर की तरफ जाती है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है इस फॉर्मेट में घूमती रहती है, और जिसमें करंट नीचे की तरफ जाती है उसमें देखो उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बनाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, अपन को राइट हैंड थंब रूल यूज करना पड़ेगा। राइट हैंड थंब रूल अपन को बोलता है कि अगर आप अपने अंगूठे को करंट की दिशा में रखते हो और अपने हाथ को कर्ल करते हो तो जो कर्ल की दिशा होगी वही फील्ड लाइंस की दिशा होगी। जैसे अगर आप फर्स्ट वाले डायग्राम में देखो तो आप अगर अंगूठे को इनटू द प्लेन रखोगे तो जिस डायरेक्शन में लाइंस बनी है वैसे ही घूमता हुआ आपको कर्ल करने पे हाथ दिखेगा। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड डायग्राम में आप देखोगे जो प्लेन है उस प्लेन से अगर करंट बाहर आ रहा है, सपोज आपकी कॉपी से करंट बाहर आ रहा है, तो अगर आप अंगूठे को ऐसा करोगे और हाथ को घुमाओगे
तो इस डायरेक्शन में आपको फील्ड लाइंस दिखेगी। तो मैं आपसे बोलूंगा एक बार ऐसा करके देखो, हाथ को प्रॉपर घुमा के देखो कि अगर करंट कॉपी के बाहर आ रही है तो फील्ड लाइंस ऐसी जाएंगी जो कि ऊपर से देखने पे एंटी क्लॉक दिखेंगी, और अगर करंट अंदर जा रही है तो अंगूठे को अंदर करोगे, हाथ को ऐसे घुमाओगे राइट हैंड थंब रूल से, तो आपको क्लॉकवाइज फील्ड लाइंस दिखेंगी। तो यहां से अपन को याद रखना है, अगर पेपर के अंदर करंट जा रही है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये क्लॉकवाइज होती है, वेयर एज अगर प्लेन के बाहर करंट आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज नजर आती है। तो आई होप आपको राइट हैंड थंब रूल समझ में आया होगा। ये बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट की तरह है। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट और अच्छी तरीके से सीखना है तो चैनल पे क्रॉस प्रोडक्ट की वीडियो डेफिनेटली से देखना, इसकी लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। नेक्स्ट इसी में कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें अपन को सीखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट बेसिकली हम टेस्ला से बताते हैं। टेस्ला, निकोला टेस्ला की याद में टेस्ला से बताते हैं, जिसको अपन कैपिटल टी से बताते हैं। टेस्ला काफी बड़ी यूनिट होती है, तो टेस्ला का एक छोटा भाई होता है जिसे अपन छोटी यूनिट बोलते हैं, दैट इज गॉस। गॉस को कैपिटल जी से बताते हैं, और अपन को ये मालूम होना चाहिए कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस। आप ऐसा समझ सकते हो, अगर ये मीटर है तो ये सेंटीमीटर टाइप से है, ये छोटी यूनिट है। गॉस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की छोटी यूनिट है। इसके अलावा अपन को आगे जाके हम और सीखेंगे, टेस्ला को वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोला जाता है, WB पर मीटर स्क्वायर। वेबर WEBER एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। इसके बारे में अपन और सीखेंगे जब मैं आपको मैग्नेटिक फ्लक्स बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप बस ध्यान रखो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, इस बात को आप ध्यान रखो, ठीक है। दैट्स ऑल। इसमें अपन यूनिट्स के लिए इतना ही ध्यान रखते हैं, इससे ज्यादा अपन को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट इंपॉर्टेंट लॉ था, वैसे ही मैग्नेटिज्म में जो फर्स्ट लॉ है दैट इज बायट-सवर्ट लॉ। एक्चुअली में ऐसा हुआ था कि ऑयस्टर्ड को जब ये फाइंडिंग्स मिली थी तो उन्होंने यूरोप में अपने दोस्तों को खत लिखा जिनके नाम थे बायट एंड सवार्ट। तो ये दोनों साइंटिस्ट को ऑयस्टर्ड ने लेटर लिखा कि भाई मुझे ये पता चला है, तो इसकी मदद से आप कुछ लॉ बनाओ जिससे हम ये पता लगा सके कि करंट कैरिंग वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो यहाँ पे आता है बायट-सवर्ट लॉ। तो बायट-सवर्ट लॉ को नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर तरीके से समझाया गया है, तो उसको डेफिनेटली से आप चेकआउट करो चैनल पे। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको अगर कोई भी चीज़ इसमें ऐसी लगी कि आप एक्स्ट्रा जानते हो या आप शेयर करना चाहते हो तो डेफिनेटली से मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताओ, तो हम सबको नई चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर।